उर्वशी, तुझे पता है कल गांव में कितना बड़ा मेला लगने वाला है? हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन मेले में ऐसा क्या खास होने वाला है? इस बार चूड़ियों की प्रतियोगिता होगी और सबसे सुंदर जो लड़की चूड़ी पहनेगी उसे खास इनाम मिलेगा। मैं सोच रही हूँ हम दोनों उसमें भाग ले लें। सुमन, तू ही भाग ले लेना, मेरे पास तो चूड़ियाँ ही नहीं हैं और ना ही उन्हें खरीदने के लिए पैसे भी। तू अपनी भाभी की हरी वाली चूड़ियाँ मांग लेना, मेरे पास भी नहीं है। मैं खुद अपनी माँ की चूड़ियाँ पहन कर आऊंगी। माँ की चीज होती तो मैं बिना सोचे ले लेती, लेकिन भाभी की चीज है, मुझे उनसे मांगने में डर लगता है। तू अपने भैया से बात करना, शायद वो भाभी को समझा दे और तुझे चूड़ियाँ मिल जाएं। ठीक है, मैं घर जाकर भाभी से बात करती हूँ। और सुन, अगर तू प्रतियोगिता में नहीं आई तो मैं भी हिस्सा नहीं लूंगी। अच्छा बाबा, मैं कल जरूर आऊंगी। अब कल मेले में मिलते हैं। दोनों सहेलियां हंसते हुए अपने अपने घर चली जाती हैं। शाम को घर पहुंचकर उर्वशी सीधे अपनी भाभी के पास जाती है। भाभी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, क्या आप मेरी मदद करोगी? हाँ उर्वशी, बताओ ना, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कल मेले में चूड़ियों की प्रतियोगिता है और मैं भी उसमें हिस्सा लेना चाहती हूँ, पर मेरे पास तो चूड़ियाँ ही नहीं हैं, इसीलिए मैं आपकी हरी वाली चूड़ियाँ एक दिन के लिए मांगने आई हूँ। उर्वशी, तुम्हें पता है ना ये चूड़ियाँ मेरे लिए कितनी कीमती हैं? मैं जानती हूँ भाभी, लेकिन मैं उन्हें बहुत संभाल कर रखूंगी और एक भी चूड़ी को खराब नहीं होने दूंगी। भाभी दे दो ना, मैं भी तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारे भैया ने हाँ कर दिया तभी मैं तुम्हें ये चूड़ियाँ दूंगी। अरे इसमें कौन सी मुश्किल बात है, मेरे भैया मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। मैं अभी उनके पास जाती हूँ। उर्वशी खुशी खुशी अपने भैया के पास चली जाती है। उर्वशी का भाई नंदू घर के आंगन में बैठा हुआ था। भैया, कल मेले में चूड़ियों की प्रतियोगिता है, मेरी सारी सहेलियां उसमें भाग ले रही हैं। मैं भी इसमें हिस्सा लेना चाहती हूँ। मुझे भाभी की हरी वाली चूड़ियाँ चाहिए। बस इतनी सी बात? सुनीता, इसे चूड़ियाँ दे दो। ठीक है, मैं दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मेरी एक भी चूड़ी टूटी या गुम हुई तो आप उर्वशी को इस घर से निकाल दोगे। सुनीता, ये कैसी बातें कर रही हो? एक मामूली सी चूड़ी के लिए इतनी बड़ी सजा? मैंने जो कहा है वही मेरी शर्त है, अगर मंजूर है तो चूड़ियाँ ले जाओ। ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। उर्वशी, भाभी से चूड़ियाँ ले जाओ। भैया, मैं वादा करती हूँ कि मैं चूड़ियों को बिल्कुल सुरक्षित रखूंगी। भाभी अपनी चूड़ियाँ उतारकर उर्वशी को दे देती हैं। धन्यवाद भाभी, मैंने बहुत संभाल कर रखूंगी। अगली सुबह पूरा गांव मेले की वजह से बहुत खुश था। उर्वशी और सुमन भी हाथों में सुंदर चूड़ियां पहनकर प्रतियोगिता में पहुंच गईं। उर्वशी देख, मेरी चूड़ियां कितनी सुंदर लग रही हैं। माँ ने मुझे बहुत संभाल कर दी हैं। तेरी चूड़ियां भी सुंदर है, लेकिन मेरी हरी चूड़ियां भी किसी से कम नहीं। सच कहूँ तो तेरी चूड़ियां सबसे अलग और सुंदर लग रही हैं। आज तो इनाम भी तुझे ही मिलने वाला है। उर्वशी अपनी चूड़ियों को देखकर मुस्कुरा रही थी, तभी पीछे से भीड़ में किसी का जोरदार धक्का लगता है। अरे संभल कर! उर्वशी का हाथ झटका खाता है और उसकी एक चूड़ी जमीन पर गिरकर टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? वह तुरंत नीचे बैठकर टूटी हुई चूड़ी उठाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उर्वशी, तुम रो क्यों रही हो? सिर्फ एक चूड़ी ही तो टूटी है। तुम नहीं जानती सुमन, मेरे साथ बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। ऐसा क्या हो गया, मुझे भी तो बता। मेरे भैया ने कहा था अगर एक भी चूड़ी टूटी तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। अरे पागल, वो बस तुझे डराने के लिए कह रहे होंगे। सुमन, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। भैया ने मुझे सच में घर से बाहर निकाल दिया तो? अरे तू भी ना बच्चों की तरह डरती है, हो सकता है तेरे भैया ने वो बात मजाक में कही हो। तू मेरे कहने पर घर जा और उनसे बात कर, फिर देखते हैं क्या होता है।
उर्वशी ने डरते डरते सर हिलाया और अपने घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही वह सीधे अपने भैया के पास गई। भैया, मुझसे गलती हो गई है। भाभी की एक चूड़ी टूट गई है। मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। भीड़ में किसी का धक्का लगा और वो जमीन पर गिरकर टूट गई। मुझे माफ कर दीजिए। उर्वशी की बात सुनकर भाभी तुरंत अपने पति के सामने आ गई। सुनिए जी, कल आपने मुझसे वादा किया था। आपने मेरी शर्त मानी थी। अगर एक भी चूड़ी टूट गई तो आप उर्वशी को बाहर निकाल दोगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आज खुद इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। भाभी, एक चूड़ी ही तो टूटी है, उसके लिए आप मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। भैया आपको नई चूड़ियां लाकर दे देंगे, लेकिन मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी? मेरे भैया ही तो इस दुनिया में मेरे आखिरी सहारा है। भैया, आप ही कुछ समझाइए ना भाभी को। उर्वशी, मैंने कल तुम्हारी भाभी को वचन दिया था। अब मुझे अपनी बात निभानी होगी। अच्छा यही होगा कि अब तुम इस घर से चली जाओ। उर्वशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप वो दिन भूल गए जब हम दोनों साथ खेला करते थे? आप ही तो कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। भाभी, आप भी मुझे माफ कर दो। देख उर्वशी, अगर तू इस घर को छोड़कर नहीं गई ना तो मैं और तेरी भाभी इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। फिर रहना तू अकेली। नहीं भैया, आप दोनों कहीं मत जाइए। मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। इतना कहकर उर्वशी घर से बाहर निकल गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन जैसे ही वह घर के थोड़े दूर पहुंची, उसके कदम अचानक रुक गए। पीछे से उसे अपनी भाभी की आवाज आई। क्यों जी, आखिरकार आपका काम तो हो ही गया। अब तो उर्वशी भी इस घर से चली गई है। और नहीं तो क्या, अगर इसकी शादी करवानी पड़ती तो कितना खर्चा होता। अच्छा हुआ वैसे ही बला टल गई। ये शब्द उर्वशी के कानों में पड़े तो उसका दिल अंदर से टूट गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी जिस भाई को वह अपना समझती थी, उसके दिल में उसके लिए ऐसी बातें होंगी। भैया, मैंने आपको अपना सब कुछ माना था। मुझे क्या पता था कि मैं ही आपके लिए बोझ बन जाऊंगी। उर्वशी रोते हुए गांव से दूर निकलती चली गई और कुछ देर बाद वह इतनी दूर आ गई थी कि गांव दिखाई देना अब बंद हो गया था। चारों तरफ घना जंगल था। तभी अचानक से उसे एक पास की पुरानी झोपड़ी से किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। कोई है? कोई मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई मुसीबत में है। वह धीरे धीरे उस झोपड़ी के पास पहुंची और अंदर झांककर देखा, एक बहुत बूढ़ी स्त्री पड़ी हुई थी। उसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा लग रही थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और शरीर बेहद कमजोर दिखाई दे रहा था। उसे देखकर उर्वशी घबरा गई। आप कौन हैं और इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? बेटी, मुझे एक ऋषि का श्राप लगा हुआ है। मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। कैसा श्राप माँ जी? मुझे बताइए, मेरे बस में होगा तो मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। बेटी, जब तक मैं श्राप से मुक्त नहीं हो जाती मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मुझे श्राप किस कारण मिला था, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ, मेरा श्राप तभी टूटेगा जब कोई समुद्र के बीच से खिलने वाला नीलकमल मेरे पास लेकर आएगा। नीलकमल? हाँ बेटी, उस कमल का रस पीते ही मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन वहाँ जाना आसान नहीं है। कुछ लोगों ने मेरी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई वापस नहीं आया। ऋषि के श्राप के कारण उस नीलकमल को वही इंसान ला सकता है जिसका मन निर्मल और कोमल हो। जो भी हो माँ जी, मैं आपके लिए वो नीलकमल लेकर आऊंगी। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए तो इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या होगी। बेटी, एक बार फिर सोच ले, जिस रास्ते पर तुझे जाना है वो बहुत कठिन है। आज तक वहाँ से कोई भी इंसान जीवित वापस नहीं आया।
माँ जी आप चिंता मत कीजिए, अगर मुझे कुछ हो भी गया तो कोई गम नहीं होगा, बस आप मुझे उस जगह का रास्ता बता दीजिए। बूढ़ी स्त्री ने कुछ पल आंखें बंद की और फिर धीमी आवाज में बोली, यहाँ से काली घाटी वाला जंगल पार करना, उसके आगे करीब 10 मील दूर एक बहुत गहरा समुद्र है, उसी समुद्र के बीच नीलकमल खिलता है। ठीक है माँ जी, मैं जरूर जाऊंगी और आपके लिए वो नीला कमल लेकर आऊंगी, आप मेरा इंतजार करना। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे बेटी। उर्वशी ने उस बूढ़ी स्त्री से विदा ली और घने जंगल की ओर निकल पड़ी। काफी देर तक चलने के बाद अचानक उसे रास्ते के किनारे एक कौवा दिखाई दिया। वह जमीन पर पड़ा था और बुरी तरह प्यास से परेशान था। उर्वशी तुरंत उसके पास पहुंची। अरे तुम तो बहुत प्यासे हो, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। पास ही उसे एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। वह वहाँ से पानी लेकर आई और कौवे को पिला दिया। पानी पीने के बाद कौवा में थोड़ी सी जान आई और वह अपने पंख फड़फड़ाने लगा। बहन, तुमने मुझे बचा लिया, मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मुझे बताओ, तुम इस सुनसान जंगल में कहाँ जा रही हो? मैं नीलकमल लेने जा रही हूँ। उर्वशी की बात सुनते ही कौवा अचानक से घबरा गया। बहन, तू बेफिक्र होकर आगे जा, लेकिन जब भी तुझे मेरी जरूरत पड़े मुझे मन ही मन 3 बार याद करना। मैं जहाँ भी रहूँगा तेरी मदद करने जरूर पहुँच जाऊँगा। ठीक है भैया, मैं जरूर याद करूँगी, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। कौवा आसमान में उड़ जाता है और उर्वशी भी आगे बढ़ने लगती है। चलते चलते काफी समय बीत गया और उर्वशी जंगल के उस हिस्से पर पहुंच गई जहां चारों तरफ घने पेड़ और सुनसान रास्ते दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक जंगल के भीतर से किसी के चीखने की आवाज आई। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इस घने जंगल में कौन मदद के लिए पुकार रहा है? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं? कुछ पल वह डरते हुए उस आवाज की तरफ देखती है और फिर धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ जाती है। उर्वशी झाड़ियों से निकलकर खुले हिस्से में पहुंचती है और वहां एक बूढ़ी स्त्री जमीन पर बैठी हुई थी। उसके पैरों में शिकारी का लगाया हुआ लोहे का कांटा गहराई तक फंस गया था और वह दर्द से परेशान हो रही थी। अरे माँ जी, आपके पैर में क्या हो गया है? आप यहाँ अकेली क्या कर रही हो? बेटी, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने आई थी, तभी अचानक मेरा पैर शिकारी के लगाए हुए इस जाल में फंस गया। बहुत कोशिश की लेकिन इसे निकाल नहीं पाई। बेटी, तू जल्दी इसे निकाल दे, बहुत दर्द हो रहा है। आप घबराइए मत माँ जी, मैं अभी इसे निकाल देती हूँ, बस आप हिम्मत रखिए। उर्वशी सावधानी से उस बूढ़ी स्त्री के पैरों को पकड़ती है और कांटे को निकालने की कोशिश करती है। आह बेटी, बहुत दर्द हो रहा है। बस माँ जी, थोड़ा सह लीजिए, बस ये निकलने ही वाला है। उर्वशी पूरी ताकत लगाती है और कुछ पल बाद कांटा बाहर निकल आता है। हाय राम, बेटी, अगर तू नहीं आती तो पता नहीं मैं कब तक यहीं पड़ी रहती। तूने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। माँ जी, इसमें एहसान की क्या बात है? अगर किसी मुसीबत में पड़े इंसान की मदद कर सकूं तो यही तो मेरा फर्ज है। बेटी, तू यहाँ इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना यहाँ कितने जंगली जानवर घूमते हैं। माँ जी, मेरा कोई घर नहीं है, मेरे भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं एक बूढ़ी माँ की मदद करने जा रही हूँ। उन्हें एक श्राप है, उसे तोड़ने के लिए मुझे समुद्र के बीच खिलने वाला नीला कमल लाना है। क्या कह रही है बेटी तू? ऐसी औरत की मदद करने जा रही है जिसे तू जानती भी नहीं। हाँ माँ जी। बेटी, तू बहुत बहादुर है, मेरा आशीर्वाद है, तू एक दिन जरूर राजकुमारी बनेगी। अरे माँ जी, मेरे पास तो अपना घर भी नहीं, मैं राजकुमारी कैसे बनूंगी? आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। आप अपना ध्यान रखिए। उर्वशी जंगल से निकलकर एक विशाल तालाब के किनारे पहुंचती है। तालाब इतना बड़ा था कि उसका दूसरा किनारा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तालाब के बीचों बीच एक दिव्य नील कमल खिला हुआ था।
तो यही वो नीलकमल है, लेकिन ये तो बिल्कुल पानी के बीच में है। मैं तो वहाँ पहुँच भी नहीं पाऊंगी। पानी कितना गहरा है, तो शायद वापस ना आ पाऊँ। कुछ देर तक वह तालाब को देखती रही। तभी अचानक से उसे कौवे की बात याद आती है। अरे हाँ, कौवा भैया ने कहा था जब मैं उन्हें मन ही मन 3 बार याद करूंगी तो वो जरूर आएंगे। मुझे उन्हें ही याद करना होगा। उर्वशी आंखें बंद कर लेती है और मन ही मन कौवे को 3 बार याद करती है। और कुछ ही क्षणों बाद उर्वशी ऊपर देखती है। कौवा तेजी से उड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। बहन, तूने मुझे याद किया, बता क्या परेशानी है? भैया, मुझे वो नीलकमल लेना है, लेकिन देखो ना वो कितनी दूर है और पानी भी बहुत गहरा है। मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ? तू इसकी चिंता मत कर बहन, मैं तुझे वहाँ लेकर जाऊंगा। बस तू मेरी पीठ पर बैठ जा। लेकिन भैया, तुम तो इतने छोटे हो, मेरा वजन कैसे उठा पाओगे? अच्छा, तो ये बात है। रुक और मेरा कमाल देख। अचानक कौवे का शरीर इतना बड़ा होने लगता है। वह कुछ ही क्षणों में इतना विशाल हो जाता है कि उसकी पीठ पर उर्वशी आसानी से बैठ सकती है। अरे भैया, तुम तो इतने बड़े हो गए, कैसे? अरे बहन, मुझे एक वरदान है। मैं अपने आकार से छोटा या बड़ा हो सकता हूँ। उस दिन तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, उस नीलकमल के पास चलते हैं। उर्वशी कौवे की पीठ पर बैठ जाती है और कौवा अपने विशाल पंख फैलाता है और तालाब के ऊपर उड़ने लगता है। नीचे गहरा पानी दिखाई देता है। कुछ देर बाद दोनों तालाब के बीच पहुंच जाते हैं। उर्वशी सावधानी से झुकती है और नीलकमल को तोड़ लेती है। आखिरकार मुझे नीला कमल मिल ही गया। अब वो बूढ़ी काकी ठीक हो जाएंगी। चल बहन, अब वापस चलते हैं। उर्वशी कौवे के साथ वापस जंगल उसी झोपड़ी के पास पहुंचती है। बूढ़ी स्त्री अभी भी वहीं बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। वह उर्वशी के हाथों में नीला कमल देखकर बहुत खुश होती है। माँ जी देखिए, मैं आपके लिए नीला कमल ले आई हूँ। इसका जल्दी से रस पी लीजिए, फिर आप श्राप मुक्त हो जाएंगी। बेटी, जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए वो तूने कर दिखाया। सच कहूँ तो तेरा हृदय सच में बहुत कोमल है। तूने अपनी जान दांव पर लगाकर मेरे लिए ये फूल लेकर आई है। माँ जी, आप बिना देर किए इसे पी लीजिए। बूढ़ी स्त्री नीला कमल हाथ में लेकर उसकी पंखुड़ियों का रस पी जाती है। तभी उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलता है और उर्वशी की आंखें खुलती है। सामने उस बूढ़ी स्त्री की जगह एक बेहद सुंदर महिला राजसी वस्त्र पहने हुए खड़ी होती है। उर्वशी उसे देखकर हैरान रह जाती है। माँ जी, आपका ये रूप कैसे बदल गया? आखिर कौन है आप? हाँ बेटी, कई साल पहले हमारा रथ एक ऋषि के आश्रम के पास से गुजरा और अनजाने में उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने हमें श्राप दिया कि हम बूढ़ी औरत बनकर जिएंगे। फिर कहा, जो सच्चे दिल वाला समुद्र से नीला कमल लेकर आएगा और उसका रस हमें पिलाएगा, उसी दिन श्राप टूट जाएगा। और आज तुमने वो कर दिखाया है। हमारी कोई संतान नहीं है, पर आज लगता है तुम्हारी वजह से हमें नया जन्म मिला है। इसीलिए आज से तुम हमारी बेटी और राजकुमारी बनकर रहो। माँ जी, हम तो साधारण लड़की हैं, आपकी बेटी कैसे बन सकते हैं? मेरे लिए राजकुमारी होने का मतलब महंगे कपड़े पहनना नहीं है बेटी। राजकुमारी होने के लिए राजकुमारी जैसा दिल चाहिए होता है। वो तुम्हारे पास पहले से है। आज से तुम हमारी बेटी हो और इस राज्य की राजकुमारी। उर्वशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिला था। धन्यवाद माँ। और कुछ समय के बाद वह दोनों महल पहुँचते हैं। महाराज उन्हें महल में देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। रानी जी, आप कहाँ चली गई थी? हमने आपको पूरे राज्य में ढूंढा। हमें तो समझ ही नहीं आया कि आप अचानक से कहाँ गायब हो गई। आप ठीक तो है ना? महाराज, आज हम आपके सामने खड़े हैं तो सिर्फ इस लड़की की वजह से। महाराज हैरानी से उर्वशी को देखते हैं और महारानी उन्हें पूरी घटना सुना देती हैं।
महाराज, हमारी कोई संतान नहीं है, लेकिन जिस लड़की ने मुझे दूसरा जन्म दिया है, आज से वही हमारी बेटी होगी। मैं चाहती हूँ उर्वशी इसी महल में हमारी राजकुमारी बनकर रहे। हाँ, भगवान ने तुम्हें हमारी बेटी बनने के लिए भेजा है। आज से आप इस महल की राजकुमारी हैं। महाराज, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। कल तक मेरे पास रहने को घर भी नहीं था, और आज आपने तो मुझे अपनी बेटी का स्थान ही दे दिया है। दूसरी तरफ उर्वशी के भाई नंदू और उसकी पत्नी सुनीता की हालत खराब होती जा रही थी। घर का काम ठप पड़ चुका था और पैसे भी खत्म हो चुके थे। नंदू परेशान होकर घर के बाहर बैठा था। सुनीता भी चिंता में बैठी थी। तभी उसी समय गांव का एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजर रहा था। अरे नंदू, तू यहाँ इस हालत में बैठा है? तुझे पता है तेरी बहन आज कहाँ है? अरे काका, वो तो हमारा घर ही छोड़कर भाग गई। हमें क्या पता वो कहाँ है। अरे नंदू, वो इस राज्य की राजकुमारी बन चुकी है। तुझे कुछ पता भी है? इतना सुनने के बाद नंदू के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे क्या कह रहे हैं काका? उर्वशी राजकुमारी बन गई? ये कैसे हो सकता है? जरूर आपने सपना देखा होगा। मैं बूढ़ा जरूर हूँ नंदू, लेकिन इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ कि अपनी आंखों से देखी बात भूल जाऊं। मैं उसी महल में सेवा करता हूँ। मैंने अपनी आंखों से उर्वशी को राजकुमारी के रूप में देखा है। हे भगवान, ये मैंने अनजाने में क्या कर दिया? मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर उर्वशी सच में राजकुमारी बन गई है तो हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। शायद वो हमें माफ करके हमें बहुत सारा धन दे दे। हाँ, मैं अपनी बहन से माफी मांगूंगा। हम दोनों ने मिलकर उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। नंदू और सुनीता महल की ओर जाने लगे। कुछ देर बाद वह दोनों महल के विशाल दरवाजे के सामने खड़े हो गए और कुछ देर बाद उन्हें राजकुमारी के सामने ले जाया गया और उर्वशी राजसी वस्त्रों में खड़ी थी। बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने एक छोटी सी बात के लिए तुझे अपने घर से निकाल दिया। उर्वशी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन कहा था, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहन जैसा व्यवहार नहीं किया। आज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती मानती हूँ। भैया, चूड़ी टूटने की बात तो एक बहाना थी, लेकिन आपने जिस तरह मुझे घर से निकाला वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का था, भाभी तो मेरे लिए पराई थी, लेकिन आप तो मेरे अपने थे। मुझे लगा कि सारी दुनिया मेरा साथ दे या ना दे, मेरा भाई मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बहन, मुझे माफ कर देना। देख, गलती तो सबसे होती है, तेरे भाई से भी हो गई। हमें माफ कर दे बहन। उर्वशी कुछ पल चुप रहती है और फिर अपने सेवकों की तरफ इशारा करती है। इनके लिए धन और हरी चूड़ियां लेकर आइए। ये उन सबका कर्ज है जो आपने मुझे पढ़ाया लिखाया। नंदू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर उर्वशी हरी चूड़ियां मंगवाती हैं। भैया और भाभी, ये वही चूड़ियां हैं जिनकी वजह से आपने मुझे घर से निकाला था। आज मैं आपको यही चूड़ियां दे रही हूँ, लेकिन याद रखिए, चूड़ियां टूटने से रिश्ते नहीं टूटते। रिश्ते तब टूटते हैं जब अपने ही इंसान पराई समझने लगते हैं। भैया, मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन आज के बाद ना आप मेरे भाई हो, ना ही मैं आपकी बहन।